जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन के ऊपर चर्चा करेंगे। श्वसन से संबंधित जो भी प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और श्वसन का जो कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है और यह बायोलॉजी का चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोग बायोलॉजी का 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम लोग भोजन के घटक, शाकाहारी, मांसाहारी, विटामिन, प्रोटीन्स, खनिज लवण, ये सब के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग श्वसन को देखेंगे और एक वीडियो में हम लोग श्वसन को कंप्लीट देखेंगे जिसमें आपका पीवाईक्यू भी होगा और आपका कंसेप्ट भी होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके मन में बनेगा कि श्वसन हम लोग क्यों करते हैं। आप समझिएगा कि आखिर हम लोग श्वसन क्यों करते हैं। तो देखिए, भोजन जो हम लोग खाते हैं, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन में क्या होता है, उस भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व किसको कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और जो प्रोटीन और वसा, ये सब है, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। तो उस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे भोजन में मिलता है। लेकिन उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है, उसका विखंडन कब होता है? जब आप श्वसन करते हैं। यानी श्वसन के माध्यम से क्या होता है कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व का विखंडन होता है और उस विखंडन के परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम लोग श्वसन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि हम लोग श्वसन के रूप में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग यानी कि जीव जंतु श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर देखिएगा पादप में यानी कि पेड़ पौधा में, तो पेड़ पौधा में क्या होता है? श्वसन के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। यानी हम लोग जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो हम लोग जो छोड़ते हैं उसको कौन ग्रहण करता है? तो आप कहेंगे पेड़ पौधा यानी कि पादप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और पादप कौन सा गैस को छोड़ता है? तो आप कहेंगे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त करती है, रिलीज करती है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण में जो आपका गैस है उसका क्या होता है? एक संतुलन बना रहता है। अब आपसे पूछेगा कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो श्वसन है उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं और इंग्लिश में वायवीय श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब समझिएगा वायवीय श्वसन क्या होता है। तो कोशिका के अंदर भोजन में पाए जाने वाले जो ग्लूकोज हैं, कोशिका के अंदर भोजन में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज है वह क्या करता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वायवीय श्वसन में होता क्या है? तो वायवीय श्वसन में कोशिका के अंदर भोजन में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज है वह क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाती है। अब जब यह ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, तो आप कहेंगे कि वायवीय श्वसन का जो उत्पाद है, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा आपका जल है और तीसरा जो है आपका ऊर्जा है। यानी कि वायवीय श्वसन में आपको CO2 मिलेगा, H2O यानी कि जल मिलेगा और तीसरा जो है आपको ऊर्जा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो आपका आंसर होगा कि वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होने के बाद वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु जो है उससे हमें 38 ATP ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो अगर संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में रखेंगे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से हमें 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। अच्छा, वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो आपका जवाब होगा कि वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होता है। ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया इसमें होता है वायवीय श्वसन में, वह कहाँ संपन्न होता है? तो वह साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है। जबकि दूसरा आपको ध्यान में रखना है
कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया तो साइटोप्लाज्म में होता है यानी कोशिका द्रव में होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में जो क्रेब्स चक्र चलता है वह किसके अंदर चलता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, जबकि वायवीय श्वसन का जो प्राथमिक चरण है वह कहाँ संपन्न होता है, तो वह आपको साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है और दूसरी जो आपका चरण है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वायवीय श्वसन के बारे में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। कि पहला प्रश्न होगा कि वायवीय श्वसन कहते किसको है, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया श्वसन वायवीय श्वसन है। दूसरा प्रश्न है कि वायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, यानी वायवीय श्वसन जब होता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रश्न ये होगा कि वायवीय श्वसन का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है उसमें ग्लूकोज के एक अणु से कितना ऊर्जा मिलता है, तो ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। लेकिन ध्यान रखना है कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वायवीय श्वसन में पहला चरण कौन सा है, तो आप कहेंगे कि पहला जो चरण है वो आपका साइटोप्लाज्म है। पहला जो चरण है वो आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कौन सी क्रिया होती है, तो साइटोप्लाज्म में आपको गाइलिसिस क्रिया होती है। और दूसरा जो चरण है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वायवीय श्वसन का दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा क्रिया होता है, तो आप कहेंगे इसमें क्रेब्स चक्र संचालित होता है। ठीक है, तो ये हो गया श्वसन से संबंधित जो आपका पहला प्रकार है वायवीय श्वसन, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपका वायवीय श्वसन क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो श्वसन के प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अवायवीय यानी कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। अभी जो हम लोग चर्चा किए वायवीय श्वसन वह किसकी उपस्थिति में हो रहा था, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, अब अवायवीय श्वसन होगा कहाँ, तो आपका आंसर है कि अवायवीय श्वसन जो है ईस्ट में होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो यह ईस्ट में होता है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है, तो आप कहेंगे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और यह ईस्ट में होता है। और उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, तो उत्पाद के रूप में आपका एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखिए दोनों में आराम से आप तुलना कर पा रहे होंगे कि वायवीय श्वसन किस में होता है, तो ऑक्सीजन में होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो बिना ऑक्सीजन का होता है। वायवीय श्वसन में हमें क्या मिलता है उत्पाद के रूप में, तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या मिलता है, तो आप कहेंगे अवायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एक अणु में 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के केवल 2 अणु निर्मित होते हैं, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी इससे मिल पाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है, तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। अब दोनों में आप आराम से कंपेयर कीजिएगा कि अभी जो हम लोग वायवीय श्वसन देखें उसका 2 चरण है। पहला चरण जो है आपको साइटोप्लाज्म में है, उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होता है। और दूसरा चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे आपको क्रेब्स चक्र चलता है। लेकिन अगर आप अवायवीय श्वसन की बात करेंगे तो अवायवीय श्वसन जो है केवल एक ही जगह संपन्न हो रहा है। वह कौन सा जगह है, तो वह है आपका कोशिका द्रव यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होगा जो साइटोप्लाज्म में होता है, केवल और केवल यहीं पे अवायवीय श्वसन होता है। और यह कहाँ होता है, किस में होता है, तो यह आपका ईस्ट में होता है। अब कुछ और प्रश्न है आपका श्वसन के बारे में, उसको नोट कीजिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन यह हमारी मांसपेशियों में होती है। देखिए अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। एक तो आपका अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है, दूसरा हमारा मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन के अभाव में कभी कभी क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। अब ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो हमारी मांसपेशियां क्या होता है, उसमें कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो तीनों का उत्पाद आपको ध्यान में रखना है कि वायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, तो अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में जो हमारी मांसपेशियां है उसमें जो श्वसन होता है उसका उत्पाद क्या है, तो उसका उत्पाद लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा है।
अब देखिए कई बार आपके प्रश्न में नहीं बल्कि आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है, कौन सा अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होता है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है। उस समय दौड़ने के समय आपका जो बॉडी है उसका डिमांड जो है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और हम उतना ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वहाँ पे बिना ऑक्सीजन का ही श्वसन होना प्रारंभ होता है। और जब हमारी मांसपेशियों में बिना ऑक्सीजन का श्वसन प्रारंभ होगा, उस स्थिति में उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होगा। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि वो मांसपेशियों में जम जाता है और उसके जमाव के कारण आपको थकान और दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो उसको हम लोग इंफ्रारेड या फिर अवरक्त विकिरण कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मांसपेशियों में श्वसन कैसा होता है, तो आप कहेंगे अवायवीय श्वसन होता है, यानी बिना ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि मांसपेशियों में थकान कौन सा अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न कि जो मांसपेशियों में दर्द है उसके उपचार में कौन सा विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो श्वसन है उसको हम लोग देखें कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन का हमारा मतलब उसमें हमें क्या प्राप्ति होती है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और श्वसन के प्रकार से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तंत्र क्या होता है? एक से अधिक चीज़ों का, एक तरह से कहें तो मिश्रण से, एक से अधिक चीज़ों के मिलने से क्या होता है? तंत्र का निर्माण होता है, सिस्टम का निर्माण होता है। उसी प्रकार से श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में जो पहला जो भाग है उसको हम लोग नाक कहते हैं। नाक के द्वारा ही हम लोग श्वसन करते हैं और उसके द्वारा वायु को अंदर ग्रहण करते हैं। तो वायु अंदर जब ग्रहण करते हैं तो नाक के बाद जो भाग है उसको हम लोग फेरेंक्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद जो श्वसन अभिक्रिया होता है वो आपका लेरेंक्स में होता है, उसके बाद आपका ट्रैकिया में होता है और सबसे लास्ट में जो आपका ऑक्सीजन है कहाँ पहुँच पाता है? तो लंग्स में पहुँच जाता है। तो श्वसन तंत्र को आप ध्यान में रखेंगे, पहला नाक होगा, उसके द्वारा आप श्वास ग्रहण किए, उसके बाद यह कहाँ जाता है? तो ग्रसनी में, फेरेंक्स में जाता है, ठीक है, जो गला वाला होता है वहाँ पे जाता है। उसके बाद यह लेरिंग्स में जाता है, उसके बाद ट्रैकिया में जाता है और सबसे लास्ट में यह लंग्स में पहुँच जाता है। अगर आपका ऑप्शन में दिया रहे कि हम श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम श्वसन लंग्स के द्वारा ही करते हैं। अगर किसी का नाक कटा हो, कभी किसी का एक्सीडेंट, कभी देखते हैं कि वो ऐसा स्थिति बन जाता है तो उसको डायरेक्ट पाइप के द्वारा श्वसन करवाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट पाइप लगा दिया जाता है और पाइप को लंग्स के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। तो श्वसन का ये हो गया आपका सिस्टम कि श्वसन तंत्र में क्या क्या शामिल है। लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे ये जो आपका फेरेंक्स है, जो ग्रसनी है, यह श्वसन के साथ साथ पाचन तंत्र का भी हिस्सा है, ठीक है। यह जो ग्रसनी है यह पाचन और श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अंतःश्वसन और आपका बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन हम किसको कहते हैं? तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको जो हम लोग ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है? अंतःश्वसन कहलाता है। और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव, जीव द्रव जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म में कहते हैं, उसमें संपन्न होती है। इसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकीय श्वसन किसको कहते हैं और ऑप्शन वहाँ पे दिया रहे अंतःश्वसन, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतःश्वसन को ही हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब कोशिकीय श्वसन और अंतःश्वसन में होता क्या है? तो इसके द्वारा वायु को अंदर यानी कि लंग्स में ग्रहण किया जाता है। अंतःश्वसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार से बनता है कि अंतःश्वसन, इसमें क्या होता है? पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर गति करता है। ध्यान दीजिएगा, अंतःश्वसन जब आप श्वास अंदर भर रहे हैं, जब ऑक्सीजन को आप अंदर में ग्रहण कर रहे हैं, उस समय आपका जो शरीर का कंडीशन है कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इसमें जो पसलियां होती है हमारा शरीर का, वह क्या होता है? पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और जो डायफ्राम है वह नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर गति करता है। और यह गति जो है वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु जो है फेफड़ों में आ जाती है।
और फेफड़े में क्या होते हैं, वायु भर जाते हैं। यानी कि जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो अंतः श्वसन, जब आप श्वसन अंदर ले रहे हैं, गैस को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी पसलियां क्या होती है, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, जबकि डायफ्राम जो है नीचे यानी कि अंदर की ओर गति करती है। और इस स्थिति में आपका जो वक्ष गुहा का जो आयतन है वह बढ़ जाता है और फेफड़ों में जाकर वह वायु भर जाती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका अंतः श्वसन। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि अंतः श्वसन, जब आप श्वसन अंदर ले रहे हैं श्वास को, तो उसमें पसलियां आपकी बाहर की ओर आ जाती है। ठीक इसके उल्टा होता है, आप दोनों को एक साथ देखिए। ठीक इसका उल्टा जो है आपका बाह्य श्वसन है। आप एक ही को याद रखेंगे, दूसरा आपका अपोजिट वाला याद हो जाएगा। बाह्य श्वसन को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सहित वायु को बाहर निकालना। अंतः श्वसन में क्या हो रहा था, तो अंतः श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर रहे थे, और बाह्य श्वसन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। अंतः श्वसन में जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर गति कर रही है, लेकिन बाह्य श्वसन में जो पसलियां हैं वो नीचे और अंदर की ओर गति करती है। अंतः श्वसन में जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर गति करती है, जबकि बाह्य श्वसन में जो डायफ्राम है वो आपका ऊपर की ओर गति करती है। और इस स्थिति में क्या होता है, आयतन कम हो जाता है और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर की ओर निकल पाता है। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आकार को लेकर कि जब आप बाह्य श्वसन करते हैं यानी निःश्वसन करते हैं उस समय डायफ्राम का आकार कैसा होता है, तो डायफ्राम का आकार आपका गुंबदाकार हो जाता है। क्लियर। अब समझिएगा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य कितने बार श्वास लेता है, तो 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार श्वास लेता है, और यही क्या है, आपका श्वसन दर कहलाता है। ठीक है, देखिए एक तो आपका 72 बार क्या होता है, हृदय धड़कता है। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, तो आपका आंसर होगा 72 बार धड़कता है। लेकिन 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य कितना बार सांस लेता है, तो ये हो जाएगा 16 से 18 बार। अब समझिएगा अंतः श्वसन, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अंतः श्वसन में ऐसा नहीं है कि केवल आप फिल्टर करके ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझिएगा इस कंसेप्ट को कि वायुमंडल में क्या है, तो वायुमंडल में आपको जो सबसे ज़्यादा गैस मिलता है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% हो गया, ऑक्सीजन लगभग आपका 21% और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा 0.03%। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है वायुमंडल में, तो आपका आंसर होगा 0.03%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और जब भी हम अंतः श्वसन करते हैं यानी कि वायु को जब भी हम लोग अंदर फेफड़ा में ग्रहण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिल्टर होकर केवल ऑक्सीजन जाता है, बल्कि वायुमंडल में जितने भी गैस पाए जाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सभी के सभी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उस पर आपको ध्यान देना है कि अंतः श्वसन में आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जितना भी मात्रा में जो भी गैस पाया जाता है उसको हम लोग अंदर ग्रहण कर लिए, लेकिन बाह्य श्वसन से प्रश्न बनता है, बाह्य श्वसन से प्रश्न बनता है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंतः श्वसन में आप ऑक्सीजन 78% वायुमंडल में है उसको ग्रहण कर लिए, ऑक्सीजन 21% है उसको ग्रहण कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03% है उसको ग्रहण कर लिए। लेकिन जब आप श्वास को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। और बाह्य श्वसन में देखेंगे जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से किस गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बाह्य श्वसन में नाइट्रोजन के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आप 78% नाइट्रोजन को ग्रहण किए हैं तो छोड़ते भी कितना परसेंट हैं, तो 78% ही हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप ऑक्सीजन कितना परसेंट ग्रहण किए हैं, 21% ग्रहण किए हैं, और छोड़ कितना रहे हैं, तो 17% छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब हम छोड़ते हैं तो 21% नहीं बल्कि 17% श्वसन जो बाह्य श्वसन है उसके रूप में निकलता है। तो आखिर ये जो 4% की कमी होती है वह कहाँ चला जाता है, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ही पोषक तत्व जो भोजन में पाया जाता है उसका विखंडन होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यह जो 21 से 17% हो गया, यानी कि जो 4% ऑक्सीजन की कमी हुई है जो आपका शरीर है उसके अंदर, वह किसके कारण हुआ है, तो वह आपके भोजन में जो पोषक तत्व है उसका विखंडन करने के दौरान हुआ है। तो यह 4% किस रूप में बाहर निकलेगा, तो यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना ग्रहण किए थे, तो आप कहेंगे 0.03% ग्रहण किए थे, लेकिन बाहर कितना निकाल रहे हैं, तो यह आपका 4% निकल रहा है। तो कभी भी आपको पूछा जाए अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में गैसों की मात्रा, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अंतः श्वसन में तो जितना भी वायुमंडल में गैस है उसको हम लोग ग्रहण कर लिए सेम प्रतिशत में, जितना वायुमंडल में है उतना हम लोग ग्रहण किए हैं। लेकिन जब हम लोग बाह्य श्वसन में गैस को बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 78% बाहर था तो उसको हम लोग ग्रहण किए और उतना ही हम लोग बाहर निकाल दिए। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज देखने को मिलता है। यह जो 21% ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण किए तो छोड़ते हैं कितना परसेंट, तो 17%। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग ग्रहण किए तो उसको हम लोग कितना परसेंट बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग 4% निकाल रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन का जो 4% है, जो 21 से 17 हो गया घटकर, वह 4% कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं अंतः श्वसन और वायु श्वसन से संबंधित प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझिएगा कि मनुष्य जो है श्वसन किससे करता है, तो आपका आंसर होगा मनुष्य फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है। और स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान जो डायफ्राम है वो चपटा रहता है। ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान जो डायफ्राम है वो कैसा रहता है, तो वह आपका चपटा रहता है। लेकिन अभी जो हम आपको बताएं डायफ्राम के बारे में जो एक कंसेप्ट पूछा जाता है वह निःश्वसन के बारे में, कि निःश्वसन यानी कि जब हम आपका जो गैस है उसको जब बाहर छोड़ते हैं जो श्वसन है उसके माध्यम से, तो इसका आकार कैसा होता है डायफ्राम का, तो वो आपका गुंबदाकार होता है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान से इसको याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग हाइपोक्सिया भी कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आपका हृदय गति क्या हो जाएगा, हृदय गति तेज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई पर जाने के दौरान, ऊंचाई पर जाने से आपकी जो श्वसन दर है वह बढ़ती है या घटती है या एक समान रहती है, तो आपका आंसर होगा बढ़ती है। जैसे ही आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आपका जो श्वसन दर है वह बढ़ जाएगा। वह वृद्धि क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो हमारा जो शरीर है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन करेगा ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। तो दोनों ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की मात्रा कब घटेगी, जब हम ऊंचाई पर जाएंगे, और जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ श्वसन दर क्या हो जाएगा, तो वहाँ श्वसन दर आपका बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। साथ ही एक और कंसेप्ट यहाँ पे है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी है को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। और ऊंचाई पर रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में आरसीबी का उत्पादन बढ़ जाता है, और जो आरसीबी की संख्या बढ़ जाती है उसके साथ ही श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है, और रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वसन की गति तेज हो जाती है। तो इसी को हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो केवल यहाँ से दो प्रश्न ध्यान में रखना है कि ऊंचाई पे जाने पे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो आपका जो श्वसन दर है वह बढ़ जाएगा। और तीसरा प्रश्न है आपका कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है। तो टू द पॉइंट हम लोग चलना है सीधे। अब देखिएगा श्वसन अभी जो हम लोग चर्चा किए जीवों में किए, स्पेशल जीव में आपका किसका, तो मानव के बारे में चर्चा किए। अब अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली, सांप, मेढक और पक्षियों यानी स्तनपायी, उभयचर और रेप्टाइल्स जीव श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा ही करता है। समझिएगा, ये जो आपका स्तनपायी है और दूसरा उभयचर है और तीसरा आपका रेप्टाइल्स है। उभयचर किसको कहते हैं, तो मेढक क्या है, मेढक जो है आपका उभयचर है, यानी वैसा जीव जो जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। रेप्टाइल्स किसको कहते हैं, वैसा जीव जो रेंग कर चलता है उसको हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं। और स्तनपायी किसको कहते हैं, वैसा जीव जो सीधे अपने शिशु को अपने बच्चे को जन्म देता है, अंडे को नहीं, उसको हम लोग स्तनपायी कहते हैं। तो जो स्तनपायी है और उभयचर है और रेप्टाइल्स है, ये तीनों जो है श्वसन किसके द्वारा करता है, तो आप कहेंगे फेफड़ों के द्वारा करता है। ठीक है। अब अगला आपका दिया है कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अन्य कीटों के जैसा कॉकरोच भी क्या है, श्वास जो है श्वास रंध्र के द्वारा यानी ट्रैकिया के द्वारा ही करता है।
कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनलिका की जाल बिछा होता है जिसको हम लोग बातक कहते हैं यानी कि ट्रैकिया कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कॉकरोच या फिर कीट के बारे में कि कॉकरोच या कीट श्वसन किसके माध्यम से करता है, तो ट्रैकिया के माध्यम से करता है जिसको हम लोग बातक कहते हैं। लेकिन स्तनपायी और आपका जो रेप्टाइल्स है, उभयचर है, ये सब शोषण किसके द्वारा करता है, तो यह सब शोषण जो है आपका फेफड़ा के द्वारा करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कॉकरोच में कितना जोड़ा हृदय पाया जाता है, तो 13 जोड़ी हृदय कॉकरोच में पाया जाता है। जबकि केचुआ श्वसन किसके माध्यम से करता है, तो केचुआ जो है अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। ध्यान रखिएगा, केचुआ जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, और यह श्वसन किसके माध्यम से करता है, तो त्वचा के माध्यम से करता है। अच्छा, केचुआ में कई बार पूछा गया कि केचुआ में इनमें से कितने जोड़ी आंख पाई जाती है। एक रहेगा ऑप्शन 2, 4 या इनमें से कोई नहीं या फिर 6। तो आपको ध्यान में रखना है कि केचुआ क्या होता है, नेत्रहीन होता है, यानी कि केचुआ में आंख नहीं पाया जाता है। केचुआ श्वसन किसके माध्यम से करता है, तो केचुआ जो है त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि केचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुआ में क्या होता है, आरबीसी की कमी होती है। और केचुआ क्या होता है, उभयलिंगी होता है, इसमें मादा और नर एक साथ पाया जाता है। ठीक है। और यह भी प्रश्न पूछा हुआ कि केचुआ की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो रक्त का प्रवाह इसमें अग्रगामी होता है। ठीक है। तो केचुआ से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्नों को आपको एक साथ यहाँ पे दिया गया है। अब समझिएगा मेढक के बारे में। मेढक या टोड, बिहार दरोगा में कई बार पूछा गया यह प्रश्न कि इनमें से कौन सा उभयचर है, तो टोड क्या है, मेढक का ही एक प्रकार है। ठीक है। तो मेढक या टोड क्या करता है कि फेफड़ा, त्वचा और स्लेसेमिया तीनों से श्वसन करता है। मेढक जो है फेफड़ा से भी, त्वचा से भी और स्लेसेमिया तीनों से श्वसन करता है। क्योंकि मेढक देखते हैं तो आपको स्थल में भी दिखेगा, जल में भी दिखेगा और यह मिट्टी के अंदर भी दिखता है, जिसके कारण मेढक क्या है, तीनों जगह से श्वसन करने में सक्षम होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जब हम श्वसन पढ़ रहे हैं और कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं एटीपी के बारे में, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और वहाँ पे एक एटीपी, ग्लूकोज के एक एटीपी से, एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी क्वाइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी क्वाइन कहते हैं। देखिएगा, आप सभी को मालूम है कि हमें जो ऊर्जा मिलती है वह कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। और ग्लूकोज का विखंडन श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के संपर्क में आने से किस रूप में हो जाता है, तो एटीपी में हो जाता है। तो फाइनली जो ऊर्जा का क्वाइन, ऊर्जा का जो सिक्का, ऊर्जा का जो मुद्रा है, किसको कहेंगे, तो एटीपी को कहेंगे। और एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब पौधों में देखते हैं, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है। पिछला वीडियो जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों के किनारे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग अस्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। और इसी के माध्यम से पौधों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान होता है। रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही आदान प्रदान की क्रिया है। यानी कि पेड़ पौधा जो है रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमेशा ग्रहण करता ही है, लेकिन दिन के समय ऑक्सीजन को छोड़ता है पेड़ पौधा, और रात में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ता है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्रिया पेड़ पौधे में रात के समय होता है। और दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में संपन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में ही संपन्न होती है। ठीक है। अब आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और श्वसन, अभी हम लोग श्वसन तंत्र को पढ़े थे जिसमें हम लोग देखे थे नाक, गला, लेरिंक्स, श्वास नली जिसको ट्रैकिया और फेफड़ा कहते हैं। ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं।
अब समझिएगा, जब हम श्वसन करते हैं तो एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य है उसका टोटल लंग कैपेसिटी का मान कितना होता है, तो 6000 ml होता है। टोटल लंग कैपेसिटी यानी जो फेफड़े में श्वसन की जो आपका एक तरह से कहें क्षमता जो होता है 6000 ml मिलीलीटर की होती है। अब अगला प्रश्न है आपका कि गहराई में जाने पर तर्क के सिलेंडर में, ये कुछ अलग दिया हुआ, तर्क के सिलेंडर नहीं होगा, तैराक के सिलेंडर में, गहराई में जाने पर तैराक के सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। साथ ही अस्पताल और ऑक्सीजन सिलेंडर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है। देखिए श्वसन जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक आपका श्वसन ये होता है कि जो अस्पताल में, जो हॉस्पिटल में आपका जो सिलेंडर होता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण होता है। गहराई में जो तैराक जाता है तो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। गहराई में जाने पर तैराक के द्वारा जो सिलेंडर लेकर जाया जाता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है, और अस्पतालों में जो रोगियों को श्वसन के लिए लगाया जाता है उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। अब देखिए मानव श्वसन में अगर देखेंगे तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ले जाना और ले आना। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के माध्यम से। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो उसमें आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक का नाम अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को वर्णक क्यों कहते हैं, पिगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए इसको हम लोग वर्णक भी कहते हैं। अब हमारे शरीर में फेफड़ों में जो होता है 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है कि हमारे शरीर में फेफड़ों में कितने मिलियन कोशिकाएं होती है, तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। अब यहाँ पे आपका श्वसन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वन लाइनर, उसको देख लेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव में श्वसन का अंग कौन सा है, तो आप सभी को मालूम है कि मानव में जो श्वसन का अंग है वह कौन सा है, वह आपका फेफड़ा हो जाएगा। मानव श्वसन की जो सामान्य दर है वह कितना है, 16 से 18 बार प्रति मिनट है। और श्वसन की क्रिया को कौन सी पेशियां नियंत्रित करती है, तो एक तो आपका डायफ्राम था, दूसरा आपका मांसपेशियां, ये पसलियां थी। ठीक है, और दोनों किस प्रकार से किस स्थिति में हो जाता है, अंतः श्वसन में कैसा होता है और बाह्य श्वसन में कैसा होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस ग्रहण की जाती है, तो जंतुओं में तो आपका ऑक्सीजन होता है, लेकिन पादप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलती है, तो वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं। श्वसन की मूल इकाई क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे, श्वसन की जो मूल इकाई है उसको हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। श्वसन की मूल इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। उसी प्रकार से एक आपका न्यूरॉन है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो यह जो है आपका तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछे नेफ्रॉन जो है किसकी सबसे छोटी इकाई है, तो ब्रिक यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई है, क्या वो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से श्वसन की जो मूल इकाई है उसको हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। ठीक है, एल्वियोलस कहते हैं। कोशिका जो होता है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है, तो एटीपी के रूप में मिलती है। इसका हम लोग पूर्ण रूप भी देख चुके हैं। श्वसन और दहन में मुख्य अंतर अगर आपसे पूछें, श्वसन और दहन में मुख्य अंतर क्या है, तो श्वसन क्या है, ये आपका कंट्रोल वाला चीज़ है, जबकि अंतः श्वसन क्या है, दहन क्या है, अनियंत्रित है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। मानव श्वसन तंत्र का क्रम ये भी हम लोग देख चुके हैं। श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है, तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है सबसे पहले ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड में जो है ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, तो वह आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त में ऑक्सीजन किससे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनाएगा, जब रक्त में ऑक्सीजन जो है आपका हीमोग्लोबिन से मिलेगा तब। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है यानी कि जो अशुद्ध ब्लड है उसमें किस रूप में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो वाई कार्बोनेट आयन की जो मात्रा है उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे स्तनधारियों में श्वसन की गति को कौन मस्तिष्क भाग नियंत्रित करता है, मस्तिष्क जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्तनधारियों में श्वसन की गति को कौन सा मस्तिष्क भाग कंट्रोल करता है, तो वह हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। मस्तिष्क का एक ऐसा भाग जो श्वसन की गति को कंट्रोल करने का काम करता है।
किस अंग को वॉइस बॉक्स कहा जाता है? कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो लैरिंग्स यानी कंठ को जो है वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा ध्वनि बाहर निकलती है, आवाज़ बाहर आता है। मानव श्वसन तंत्र की सबसे छोटी नालिका कौन सी है? तो वो आपका ब्रोनिकोलस हो जाएगा। मानव फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। और बायां फेफड़े कितने खंड में बटा होता है? तो 2 खंड में। लेकिन दायां फेफड़ा कितना खंड में बटा होता है? तो उसकी संख्या हो जाएगी 3। तो ये दोनों अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो टॉपिक है जंतुओं और पादपों में परिवहन है। तो कल के वीडियो में हम लोग जंतुओं और पादपों में परिवहन को देखेंगे। जब हम लोग जंतुओं में परिवहन को पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना होता है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ब्लड का क्या कार्य होता है, अशुद्ध ब्लड कहाँ होता है, शुद्ध ब्लड कहाँ होता है, तो ये सब पे चर्चा करेंगे। अगर हम लोग पादपों में परिवहन की बात करें तो वहाँ पे परिवहन के रूप में हम लोग जाइलम फ्लोएम को देखेंगे कि आखिर इसमें भोजन किस प्रकार से बनता है, जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शाखाएं में विभाजित होती है। तो इसको हम लोग अगला वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।